चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरते हैं जिसकी तलाश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को थी। एक ऐसा नाम जो आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया और जिनकी रहस्यमयी गुमशुदगी आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जरा सोचिए, ये कोई मामूली वार्निंग नहीं थी। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस का सीधा सीधा ऑफिशियल ऑर्डर था। सुभाष चंद्र बोस को देखते ही गोली मार दो। मतलब इस एक आदेश ने उन्हें दुनिया भर में एक ऐसा टारगेट बना दिया था जिनकी जान पर हर पल खतरा मंडरा रहा था। वो साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा कांटा बन चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस में ऐसा क्या था? क्यों ब्रिटिश साम्राज्य उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा था? देखिए, इसका जवाब छिपा है उनकी उस कमाल की काबिलियत में। वो लोगों के दिलों में देश के लिए एक ऐसी अटूट वफादारी और बलिदान की आग जला देते थे जो बुझाई नहीं जा सकती थी। ये जो घटना है ना, ये नेताजी के लिए लोगों की दीवानगी का एक जबरदस्त सबूत है। आप सोच सकते हैं, एक ऐसी वफादारी जहां लोग अपने लीडर और देश की आज़ादी के लिए जान देने और जान लेने दोनों के लिए तैयार थे। और सच पूछिए तो यही वो समर्पण था जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराता था, क्योंकि इसे ना तो कोई कानून रोक सकता था, ना कोई ताकत। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसा इंसान जिस पर दुनिया की सबसे पावरफुल सल्तनत 24 घंटे 7 दिन नजर रखे हुए है, वो भला कैसे सबकी आंखों के सामने से यूं हवा में गायब हो सकता है? उन्होंने जो प्लान बनाया ना, वो किसी शानदार जासूसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। सोचिए, महीनों तक बीमार होने का नाटक करना, दाढ़ी बढ़ाकर अपना पूरा हुलिया बदल लेना और फिर एक रात चुपके से अपने ही घर से निकल भागना। ये सब ब्रिटिश इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला और कमाल का प्लान था। अगली सुबह पूरे भारत के अखबारों में बस एक ही हेडलाइन थी, सुभाष बोस गायब। इस एक खबर ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। उनका सबसे कीमती और सबसे खतरनाक कैदी अब उनकी पकड़ से बाहर था। और ये तो बस शुरुआत थी, अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बनने वाले थे। देखिए, बोस का ये भागना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी का पहला कदम था। और मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया में एक ताकतवर साथी ढूंढना। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। वो मानते थे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ देश के अंदर से नहीं जीती जा सकती, इसे एक ग्लोबल लड़ाई बनाना ही होगा। और इसके लिए दुनिया के स्टेज पर ऐसे दोस्त चाहिए थे जो ब्रिटेन की दुश्मन हो, जैसे कि जर्मनी और जापान, जिन्हें उस समय की एक्सिस पावर्स कहा जाता था। और इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, बार बार अपनी पहचान बदली। कभी वो एक मामूली बीमा एजेंट बने तो कभी एक गोंगे बहरे पठान तीर्थयात्री। मतलब हर कदम पर जान हथेली पर थी और वो जासूसों से भरे जंग के सबसे खतरनाक रास्तों से गुजर रहे थे। उनकी ये जो यात्रा थी ना, ये किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं थी। सोचिए, पेशावर से काबुल के बीहड़ पहाड़ों तक, फिर वहां से मॉस्को और बर्लिन की सियासी गलियों से होते हुए सीधा जापान तक का सफर। जमीन, आसमान, समंदर, उन्होंने हर रास्ता नाप लिया और मकसद बस एक ही था, भारत की आज़ादी के लिए दुनिया का समर्थन जुटाना। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक की मिलिट्री हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल तूफानी, हिंद महासागर के बीचों बीच उन्होंने एक जर्मन सबमरीन से निकलकर एक जापानीज सबमरीन में ट्रांसफर किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक ऐसा स्टंट था जिसे लगभग सुसाइड मिशन माना जा रहा था, लेकिन बोस के लिए आज़ादी के सामने कोई भी रिस्क बड़ा नहीं था। एशिया पहुंचते ही बोस ने एक बिखरी सी सेना की कमान संभाली और फिर अपने विजन और लीडरशिप के दम पे उसे एक जबरदस्त लड़ाकू ताकत में बदल दिया। एक ऐसी ताकत जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को बनाना। पता है उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने जंग में पकड़े गए भारतीय सिपाहियों और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले आम भारतीयों को एक साथ लाकर 85,000 सैनिकों की एक विशाल और जोशीली फौज खड़ी कर दी। लेकिन उन्होंने INA को सिर्फ एक फौज नहीं बनाया, उसे एक मॉडर्न प्रोफेशनल फोर्स की शक्ल दी। उन्होंने आम लोगों के लिए भर्ती के दरवाजे खोल दिए, जापानी कंट्रोल को कम करके इसे एक आज़ाद भारतीय सेना बनाया। और सबसे बड़ी बात,
सबसे क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उन्होंने औरतों के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल भी बनाए। उनके वो शब्द, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आग थी जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल उठी थी। रेडियो पर उनके जोशीले भाषणों ने न सिर्फ आईएनए के सैनिकों में बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाहियों के दिलों में भी बगावत और आज़ादी की चिंगारी लगा दी थी। और इस चिंगारी का असर बहुत जल्द दिखा। 1946 में आईएनए के बलिदान से प्रेरणा लेकर रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 भारतीय नाविकों ने बगावत कर दी। उनके जहाज़ों पर तिरंगा लहरा रहा था और उनकी जुबान पर नारा था, जय हिंद। ये बगावत ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि उनकी सालों की मेहनत और स्ट्रगल रंग ला रही है, दुनिया को एक हैरान कर देने वाली खबर दी गई। खबर थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। पर क्या ये सच था, या ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की सिर्फ एक शुरुआत थी? सालों से, दशकों से हम सबको यही ऑफिशियल कहानी बताई गई है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन जब इस कहानी की गहराई से पड़ताल हुई तो सच कुछ और ही निकला, और एक के बाद एक ऐसे फैक्ट सामने आए जो हैरान कर देने वाले थे। चलिए देखते हैं कि भारत सरकार के बनाए मुखर्जी कमीशन की जांच में ऑफिशियल कहानी का क्या हुआ। एक एक करके सारे दावे खोखले साबित हुए। ताइवान की सरकार ने साफ कहा कि उस दिन वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। जिस डेथ सर्टिफिकेट की बात की गई वो किसी और जापानी सैनिक का निकला, और जापान के रेंकोजी मंदिर में जो राख रखी है उसका डीएनए टेस्ट आज तक हो ही नहीं पाया। और ये मिस्ट्री तब और भी गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। आज भी भारत, ब्रिटेन, रूस और जापान जैसे देशों के पास नेताजी से जुड़ी न जाने कितनी ही फाइलें हैं जिन्हें क्लासिफाइड यानी गुप्त रखा गया है। उन्हें कभी खोला ही नहीं गया। क्या पता, शायद इन्हीं फाइलों में सच कहीं दबा हो। तो दशकों बाद भी उनकी मौत का कोई पक्का सबूत नहीं है, और सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। 1941 में जो शख्स अपने घर से गायब हुआ था, वो महान स्वतंत्रता सेनानी आज भी एक कभी न खत्म होने वाले वनवास में है। उनकी कहानी एक सवाल बन चुकी है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज भी पूरा देश तलाश रहा है।